बस हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मिनिमल कॉम्प्लिकेशन के साथ कर सकें। हाँ जी, 100% हम तो ये कभी नहीं कर सकते कि हम 0% उसकी कॉम्प्लिकेशन कर पाए, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम लाइफ स्पैन वालों, ये अब ये सारी सर्जरीज में होंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दो पड़े, एक सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है एंटी प्लेटलेट थेरेपी। जो लोग इनटॉलरेंस होते हैं एंटी प्लेटलेट थेरेपी के लिए लॉन्ग टर्म में, उन पे सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीजन क्या है सर? एंटी प्लेटलेट थेरेपी का मतलब होता है उन लोगों, देखो हमेशा याद रखो, जब भी कोई सर्जरी करी जाती है, खास करके वो सर्जरी जिनको करने के बाद वहां पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर एक फॉरेन पार्टिकल छोड़ा जाता है जिसका नाम स्टेंट होगा, स्टेंट बताऊंगा। कोई भी ऐसी सर्जरी जैसे जैसे सपोज जैसे जॉइंट में करते हैं, ठीक है यार, पूरा जॉइंट बदला को, उसमें भी पूरा जॉइंट कैसा होता है, प्रोस्थेसिस बाहर का ही तो होता है, खुद का बॉडी का नेचुरली तो नहीं होता। तो जहां पर ऐसी चीजें, जहां पर बाहर की चीजें डाली जाती हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उन बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स पे जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो जाकर उन पर चिपक जाती हैं। सपोज यहां पर जो स्टंट डाला जाएगा, उस पर सारी की सारी जो प्लेटलेट्स है वो क्या कर जाते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कोगुलेट करते हैं क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है। हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे आप जियोगे या मरोगे। और इसका सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, पता पड़ा 1 महीने बाद मर गया, किडनी ट्रांसप्लांट हुई मर गया। क्यों? क्योंकि बॉडी ने रिजेक्ट कर दी। बॉडी सोचो ब्लड तक नहीं लेती किसी, आप कितना भी, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जियो या मरो। बॉडी का एक ही रूल है, कोई भी बाहर की चीज आएगी हम उसे मारने की कोशिश करेंगे, बात खत्म। उससे चाहे आप जियो मरो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से होता है, इसमें एक स्टंट लगाया जाता है, आगे बात करेंगे। और ऐसी कोई भी सर्जरी जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी बाहर की चीज डाली जा रही है, तो वहां पर क्या है, आपकी प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए प्लेटलेट्स वगैरह ये सब वहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। तो उन केसेस में हमें ऐसे लोगों को लाइफ स्पैन एंटी प्लेटलेट थेरेपी पर रखना पड़ता है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग पर रखना पड़ता है। क्या? क्यों? क्योंकि अगर ये प्लेटलेट्स वहां पहुंच गए तो ये वापस क्लॉट बना देंगे। और अगर सोचो आपने स्टंट लगाया और उसी की वजह से क्लॉट बन गया, तो आपकी वजह से पेशेंट मर गया। क्या हुआ, मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये आर्टरी है, ठीक है, यहां पर ऑलरेडी यहां पर क्या था, क्लॉट बने हुए थे। आपने इस क्लॉट को करेक्ट करने के लिए एक स्टेंट लगाई। स्टेंट क्या है मैं आगे समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं। स्टेंट क्या होती है कि स्प्रिंग लाइक होती है, इस तरीके से स्प्रिंग जैसी होती है। उसको आपने फंसाया, और आपने वो स्प्रिंग इसलिए लगाई क्योंकि ब्लड इजिली निकल सके। मगर क्या हुआ कि आपकी बॉडी क्या करेगी, उस फॉरेन पार्टिकल को समझने की वजह से प्लेटलेट्स वहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, है ना। प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होंगे, जब भी कुछ होगा प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होंगे। और ये तो सेकेंडरी है, सबसे बड़ा रीजन बताओ सर कि प्लेटलेट्स, ये तो चलो फॉरेन पार्टिकल है, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि प्लेटलेट्स क्यों आएंगे? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, कभी भी आपको, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी आपको कोई भी ट्रोमा होता है, चोट लगती है, वुंड होता है, क्या होता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स दौड़ के आते हैं। क्यों? उसको, वहां पर जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकने के लिए, प्लस जो आपको वुंड हुआ है, चोट लगी है, उसे हील करने के लिए। आपको लगता है कोई भी ऐसी सर्जरी होगी जो आपके बॉडी में जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से आपके अंदर कोई भी ट्रॉमा नहीं होगा, कोई भी बॉडी के अंदर कट नहीं लगेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा बहुत कट, थोड़ा बहुत ट्रॉमा तो होना ही होना है। और अगर थोड़ा भी बॉडी में, सपोज ये आर्टरी पर हम करेक्शन कर रहे थे, हमें आर्टरी पर यहां पर प्लेग बना हुआ था, है ना, प्लेग, और इस प्लेग को निकालने के लिए हमने करेक्शन करा, और क्या हुआ, ये आर्टरी की ब्लड वेसल कहीं से रप्चर हो गई, क्योंकि वो तो 100% होनी है, ये तो मान लो थोड़ा बहुत अंदर तो होना है, इसलिए बोलते ना ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, थोड़ा बहुत रप्चर तो होना है। जैसे ही ये थोड़ा बहुत रप्चर हुआ, क्या होगा, प्लेटलेट्स तुरंत आएंगी इसको हील कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर क्लॉट बनने लग जाएगा, और उसकी वजह से, ओके। तो अभी हमें यहां से ये क्लियर हो गया कि क्यों एंटी प्लेटलेट्स वाले लोगों पर हम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरीके से टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा वो है, तो उसके लिए एंटी प्लेटलेट्स इंटॉलरेंस टेस्ट होते हैं, वो प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले करा के सारे ये हम प्री ऑपरेटिव अभी पढ़ेंगे पूरी तरीके से कि कैसे क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो उसमें ये एंटी प्लेटलेट्स इंटॉलरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देख लेते हैं, किसी भी सर्जरी करने से पहले नहीं पता चलेगा पेशेंट को, अगर पेशेंट अब ये, अच्छा ये क्यों करना है, अब वहां पर आएंगी प्लेटलेट्स,
और वो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, क्लॉट बनाएंगी। तो हमारा काम क्या होगा, अब डॉक्टर आफ्टर सर्जरी आपको एंटी प्लेटलेट्स ड्रग खाने को देगा, बोलेगा क्यों ये आप ये एंटी प्लेटलेट्स लो, क्योंकि जो प्लेटलेट्स वहां पर आएंगी ना वो वहां पर उन्हें नहीं आने दे, और आ भी जाए तो उन्हें मार दे। तो वो आपको एंटी प्लेटलेट्स ड्रग दे के बोलेगा कि आप उसको लाइफ लॉन्ग अब आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग पर ही रहना पड़ेगा। अब जो लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग है उसके लिए इंटॉलरेंस है, यानी वो लोग जो एंटी प्लेटलेट ड्रग जिनको बॉडी क्या नहीं कर पा रही है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है, अब उन लोगों पर सर्जरी परफॉर्म कर पाओगे नहीं, क्योंकि वो लोग ड्रग तो खा नहीं पाएंगे, और उन्होंने ड्रग खाई तो वो मर जाएंगे, और ड्रग नहीं खाई तो वो मर जाएंगे। कंडीशन दोनों, क्यों, क्योंकि ड्रग खा ली तो उनकी बॉडी इंटॉलरेंस है, तो बॉडी उसकी टॉलरेट नहीं करेगी उस ड्रग को, तो प्रॉब्लम है, और नहीं खाई तो क्लॉट बन जाएगा तो वो मर जाएंगे। तो मरना दोनों कंडीशन में, इसलिए ऐसी उन कंडीशन में क्या बोलते हैं कि भैया छोड़ो सर्जरी परफॉर्म मत करो, खत्म करो बात को। सर ऐसे कौन से लोग होते हैं जो एंटीप्लेटलेट थेरेपी के लिए जो एंटीप्लेटलेट ड्रग होते हैं ना उनके लिए इंटॉलरेंस होते हैं, कौन होते हैं, सारे, बहुत सारी, एक आपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सुना होगा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है, ये सारे ऐसे ड्रग, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड बहुत ज्यादा ही उनके अंदर वैसे ही प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा कमी होती है ना, जिनके लोग सोचो जिनकी बॉडी में ऑलरेडी वैसे ही प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो, और फिर उनको और एंटी प्लेटलेट ड्रग दे दो तो क्या होएगा। तो ऐसे जैसे लोग जो हीमोफीलिया वाले होते हैं, हीमोफीलिया को क्या क्या डिसीज होती है, इसमें जो आपका ब्लड होता है वो रुकता नहीं, अगर आपको कभी भी चोट लग गई तो ब्लड बहता ही रहेगा, ब्लड निकलता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में थ्रोम्बस नहीं बन पाएगा, यानी क्लॉट नहीं बन पाएगा, उनकी बॉडी क्लॉट नहीं बनाती। अब सोचो उन लोगों में ये ड्रग दे दो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उनको एंटीप्लेटलेट ड्रग, जो उनको ऐसी प्रॉब्लम है उनको एंटीप्लेटलेट थेरेपी जो ड्रग है नहीं देते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ही हालत खराब है, और आपने अगर और दे दी तो इस वजह से वो और मर जाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों को हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ एब्सुलेट वाले, है ना, अब अभी हमने पढ़े एब्सुलेट, अब हम पढ़ेंगे कुछ रिलेटिव्स वाले, कि जिनमें हाँ हमें करना पड़ेगा, मगर फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके करेंगे। जैसे ये अभी ये पढ़ते चलो, देखो आज मैं आपको आपको बात बताऊं, जो हम अगला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाईपास, बाईपास सर्जरी, है ना, बाईपास पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है, वो भी इस्चेमिक हार्ट डिसीज वाले लोगों में करी जाती है, मैं आपको बता चुका था, है ना, कि ये आर्टरी है, अगर इसको इसी आर्टरी को मैं करेक्ट कर दूं, जो यहाँ पर क्लॉट बन गए हैं, अगर मैं इसी आर्टरी को करेक्ट कर देता हूं तो उसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन हमें लगता है नहीं, ये आर्टरी यहां से करेक्ट नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से दूसरा रास्ता बना देते हैं, क्या, कि भैया एक अलग से दूसरी आर्टरी ली और हमने ऐसे लगा दिया, यानी हमने बाईपास बना दिया, और इसको बोलते हैं कोई बात नहीं तुम अपना काम करना बंद कर दो, जो ब्लड अब पहले ऐसे जा रहा था वो अब ऐसे ना जाकर ऐसे ट्रेवल कर देगा और पहुंच जाएगा, खत्म बात, है ना। वो कब करेंगे, वो जब करेंगे जब आपकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, ऐसी कंडीशन जहां आपकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी हम नहीं कर सकते, वहां बाईपास की तरफ जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंजियोप्लास्टी इज अ इंडिकेशन ऑफ बाईपास सर्जरी, यानी ऐसे केसेस जहां पर हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाते उन केसेस में हम बाईपास करते हैं। यानी जो जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो सबके ही एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, जो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंजियोप्लास्टी के, जिनमें हम एंजियोप्लास्टी परफॉर्म करने में डर है, प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनमें हम बाईपास की तरफ चले जाते हैं। इसलिए लाइन याद रखना कि रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंजियोप्लास्टी इज द इंडिकेशन ऑफ बाईपास सर्जरी। ठीक है, क्या क्या होते हैं, सपोज किसी की आर्टरी का साइज ही 1.5 मिलीमीटर से छोटा है, 1.5 मिलीमीटर से आर्टरी का साइज छोटा है, क्यों, आर्टरी का, क्योंकि देखो आप जानते हो, इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये लाइन में क्यों ऐसे कर रहा हूं, इसके अभी जो मैकेनिज्म समझाऊंगा ना वो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये छोटी आर्टरी में क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उस छोटी आर्टरी में हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड वन, किसी को डिफ्यूजली डिसीज हो, डिफ्यूजली डिसीज का मतलब है कि उसकी जो आर्टरी है वो ही ऑलरेडी गड़बड़ है, अगर मैं इस क्लॉट के लेवल पे काम भी कर लूं मगर ये आर्टरी गड़बड़ हो गई है, आर्टरी खराब हो गई, तो क्या मतलब, तो फिर से वहां पर करो, दूसरा रास्ता बना दो, तो उस जगह पर फिर हम बाईपास की तरफ जाएंगे, एंजियोप्लास्टी को नहीं चूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, किसी को एलर्जी हो, अच्छा एक काम करो, इसको एक सेकंड के लिए मैं छोड़ के ना पहले आपको ये बताता हूं, फिर मैं उसको समझाता हूं, वो इसके बाद समझाता हूं। इक्विपमेंट देखो हम करते क्या है, मैं बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, क्या करते हैं,
ये रही आपकी आर्टरी, ठीक है, और आपको ये यहां पर बना है कोलेस्ट्रॉल, समझो यहां पर एक्यूमुलेट है। अब ये एंजियोप्लास्टी करेंगे कैसे? हम क्या करते हैं, हमारी कैसे हम रास्तों में जाते हैं वो मैं आपको बताऊं। हम क्या करते हैं, हमारी आर्टरी से, हमारी स्किन से कट लगाकर एक आर्टरी से एक वायर डालते हैं, एक वायर डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, एक वायर जिसमें लगा होता है कैमरा जैसा, एक वायर डालते हैं कैमरा जैसा जिसमें लगा होता है। उस वायर को हमने पर्टिकुलर यहाँ एंटर करा, हमने स्क्रीन पर देखा, ओके इस जगह पर पर्टिकुलर हमें क्लॉट नजर आ रहा है। तो पहले वायर से, और फिर इस वायर से हम क्या करते हैं, इस वायर में एक इंजेक्शन और होता है, उससे एक डाई रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, डाई रिलीज। क्यों? क्योंकि वो डाई करती है शाइन, जब बॉडी के अंदर जाती है वो करती है शाइन, और वही शाइनिंग हमें स्क्रीन पर नजर आती है। तो वो शाइनिंग जो हमें नजर आती है ना, वो डाई ही शाइन करती है, तो हमें स्क्रीन पे दिख जाती है। अब आप बहुत बेसिक दिमाग लगाओ, क्या होएगा, सपोज ये आर्टरी है, ठीक है, हमने क्या करा, एक कैथेटर डालकर, हमें तो नहीं पता किस जगह पर क्लॉट बना हुआ है, सपोज यहां क्लॉट बना हुआ था, इसने क्या करेगा, ये एक कैथेटर डालकर ये डाई को यहां रिलीज कर देगा। जैसे सपोज ये डाई रिलीज हो गई, अब ये डाई जैसे, अब वो जब स्क्रीन पर देखेगा डॉक्टर, तो उसको इस जगह पर तो पर्टिकुलर पूरा डाई नजर आएगी शाइन करते हुए, लेकिन जब इधर का लेवल आएगा तो उसे दिखेगा नहीं नहीं, यहाँ पर जो डाई का एरिया है, जो शाइनिंग एरिया है, वो कम हो गया। तो क्या करेगा, उसने डाई को यहां पर करा एंटर, और वो डाई करती है शाइन, वो डाई आपकी शाइन करती है, और जिस जगह पर वो डाई शाइन करती हुई नजर हमें नहीं आएगी, तो डॉक्टर समझ लेता है अच्छा यहाँ पर डाई शाइन क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई क्लॉट बना हुआ है, क्योंकि वो डाई ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। अब ब्लड जहां जहां ट्रेवल करेगा, डाई डाई वहां शाइन करेगी। जहां पर ब्लड प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, जहां पर उसका एरिया कम हो गया, तो वहां पर डाई का जो शाइनिंग एरिया है वो हमें कम दिखेगा। तो डॉक्टर समझ था अच्छा इस जगह पर हमारे पर्टिकुलर क्लॉट बना हुआ है। यानी पहले कैथेटर से हमने पता करा कि क्लॉट कहां बना हुआ है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोग्राफी। जो मैं आपको, हमने जो क्लास लेक्चर पढ़ा था उसके हमने डायग्नोस में एंजियोग्राफी मैंने आपको समझाया भी था। ग्राफी का मतलब होता है ये टेस्ट है, सिर्फ इतनी प्रोसेस को टेस्ट बोला जाता है, कि हमें पहली प्रोसेस को पता चलता है कि अच्छा भैया ये टेस्ट है। सेकंड वन प्रोसेस क्या होती है, सेकंड वन में अब जैसे हमने पहला कैथेटर डाल दिया, हमें पता चल गया इस जगह पर क्लॉट है, फिर आपसे डॉक्टर पूछता है कि देखो यहां पर आपके क्लॉट बना हुआ है सपोज, और वो आपको बता देगा ये 30% क्लॉट है या 40% क्लॉट आपका बना हुआ है। आप चाहो तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा बोला गया है कि डॉक्टर जो विमल छाजड़ करके थे, उन्होंने अपने उसमें बताया भी था कि मैक्सिमम केसेस में ये हो जाता है कि डॉक्टर भी क्या थोड़ा सा कर लेते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी एक इजी प्रोसेस नहीं है। आप सोच रहे हो आपके आर्टरी में एक वायर को डालकर डाई इंजेक्ट करके सब पता करना इज नॉट अ इजी प्रोसेस, बहुत खतरनाक है। तो डॉक्टर भी बोल देता है कि ये प्रोसेस बार बार परफॉर्म नहीं हो पाएगी, अगर आप चाहो तो अभी हमें मिल गया, अगर आप हमें परमिशन दो तो अभी ही हम इसको ठीक कर दें, वरना हमें फिर से वायर डालना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो डॉक्टर भी थोड़ा पेशेंट को, अगर पेशेंट के पास टाइम है, सपोज वो अभी नहीं कराना चाहता, तो डॉक्टर भी थोड़ा उसे इंसिट कर देते हैं कि देखो भैया हम फिर से नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करता है कि पेशेंट बोलता है कि चलो ठीक है बार बार नहीं होगा, करवा लेते हैं। तो करवाएंगे कैसे, अब कैसे करवाएंगे, सिंपल सी प्रोसेस है। पहले वायर से तो हमें पता चल गया, अब वो हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा वायर यहां पर डालेंगे। अब सपोज यहां पर, तो यहां पर जो आपका क्या बना हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, ये सब यहां पर इस जगह पर क्लॉट बने हुए थे। ये अब एक दूसरा कैथेटर वायर डाला जाता है। दूसरा जो कैथेटर वायर है वो क्या करता है, दूसरे कैथेटर वायर के जो टिप होती है, ऊपर की टिप, उस पर एक बैलून लगा होता है, बैलून जो कि फूला हुआ नहीं होता है, इन्फ्लेबल नहीं होता, फूला हुआ नहीं होता है, वो अभी एकदम बंद होता है। तो वो बैलून यहां से हमने जैसे ही डाला, वो इस जगह पर पहुंचा, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा ना, वो मालूम क्या करते हैं, इस बैलून को फुला देते हैं, इन्फ्लेबल कर देते हैं। जैसे ही इस बैलून को फुलाते हैं तो क्या होता है, जो आर्टरी ये जो पास पास थी ये हो जाती है दूर दूर। अब आप सोचो आर्टरी पास पास, और जैसे ही दूर दूर होती हैं, अब अगर आप सोचो अभी तो बैलून की वजह से वो फूला हुआ है, और अगर हम बैलून को, अब हमें बैलून वापस निकालना भी तो पड़ेगा, और जैसे हम बैलून वापस निकालेंगे तो फिर ये पास पास आ जाएंगे, तो मतलब क्या है, तो ये कोई करने का कोई मतलब रहा, कोई मतलब नहीं रहा। तो फिर क्या करें सर, तो एक काम करते हैं, फिर हम एक स्प्रिंग जैसी चीज लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंड, इस तरीके से होती है स्प्रिंग जैसी स्टैंड, उसको ना इस बैलून वायर के ऊपर ही लगा के ले जाते हैं।
फिर हम क्या करते हैं, जब ये बैलून फुलाते हैं ना तो ये स्टंट इसमें फंस जाती है। फिर इस तरीके से हो जाता है कि सपोज यहां पर जो लगा हुआ था, फिर इस जगह पर जो आपके ये बना हुआ था, तो इस जगह पर ये स्प्रिंग को इस तरीके से लगा देते हैं, जिससे क्या है, जो एरिया ये पास पास आ गया था ये एरिया हो जाए दूर दूर, और ब्लड को निकलने के लिए जगह मिल जाए। ये काम हम कब कर देते हैं। अब इसकी मैं आपको देखो एक बार इमेज दिखाता हूं। आई नो अभी ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन एक इमेज में आप इसको पूरा क्लियर कर जाओगे। बस केवल इस इमेज को देखो। क्या करा, पहले वायर हमने जब पहला वायर डाला उससे हमने पता कर लिया कि ये प्लेग इस जगह पर बना हुआ है, दिख रहा है प्लेग। अब इस जगह पर पर्टिकुलर क्या है, आर्टरी नैरो हो गई है। तो हमने क्या करा, अब हमने एक दूसरा वायर डाला। दूसरे वायर में देखो ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का ये बैलून है, और उसके ऊपर जो दिख रही है ना आपको सिल्वर सी चमकती हुई, ये स्टैंड है, इसको ही बोलते हैं स्टैंड। तीसरे में क्या करा, हमने बैलून को इन्फ्लेटेड कर दिया, यानी फुला दिया। जैसे ही फुलाया तो ये जो एरिया पास पास था वो हो गया दूर दूर। क्यों, ये एरिया जो आपको पास पास याद दिख रहा है जिससे ब्लड, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया दूर दूर। हमने एरिया उस आर्टरी को फुला दिया, हो गया कि नहीं एरिया दूर दूर। अब क्या करेंगे, जैसे ही फुलाया स्टेंट इससे चिपक जाएगी। ये जो क्लॉ ये बने हुए थे ना कोलेस्ट्रॉल था, इससे स्टेंट चिपक जाएगी, और इस बैलून को हम बाहर निकाल लेंगे। यानी जो स्टेंट है उसे यहां पर फंसाकर छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर स्टेंट नहीं फंसाएंगे तो फिर ये पास पास आ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज आप याद रखना कि इसमें हम ऐसा नहीं करते कि जो कोलेस्ट्रॉल वहां पर अटैच है उसे बाहर निकालना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पर लगा है इसे नहीं निकाल सकते। उसके दो रीजन है, पहली बात तो आर्टरी बहुत नैरो है, बाहर निकाल नहीं पाओगे। दूसरी, अगर आपने इसे निकालने की कोशिश करी और ये टूट गई, अगर ये टूट गए छोटे छोटे से, और अगर ये टूट गए तो आपको फिर क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहां पर तो चलो आर्टरी ठीक है ब्रॉड थी, अगर आगे चल के इस आर्टरी की ब्रांचेस होंगी, और ये आर्टरी की जब ब्रांचेस होंगी और वो होगी नैरो, और अगर वो छोटा सा साइज और तुरंत यहां फंस गया तो तुरंत आपको हार्ट अटैक ही करा देगा। क्यों, क्योंकि एकदम 100% ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। इसीलिए हम बिल्कुल भी जो कोलेस्ट्रॉल वहां पर जो प्लेग बना हुआ है इससे छेड़तानी नहीं करते। इसको बोलते हैं आप अपनी जगह पर बने हो, बने रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो बस एक बैलून लगाकर और स्टैंड लगाकर इसका एरिया बढ़ा देते हैं बस। यहां पर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसे बना रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर। स्टंट क्या होती है, देखो अभी यहां पर बने हो तो हम फटाफट इसको स्टंट को भी पढ़ लेते हैं। स्टंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टंट होती है, ये अलग अलग शेप्स की होती है, वो डिपेंड करता है कि प्लेग कैसा है तो उस जैसे लगा, देखो इस तरीके से स्टंट होती है। ये मैस स्टेंट है, ये एन्युलर कोयल स्टेंट है, ये ट्यूबुलर शेप स्टेंट है, ये गैंग्लियन शेप स्टेंट है। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टंट होती है ऑन द बेस ऑफ इट शेप। ये डिपेंड करता है कि प्लेग का फॉर्मेशन कहां पर है, प्लस कौन सी आर्टरी में लगा रहा है, फिर किस जगह पर है, तो उस तरीके की हम स्टंट को चूज करते हैं। क्लियर। और ये जो आपकी ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो जो करते हैं ना, ये लगभग इसकी जो सक्सेस रेट है ना इस ऑपरेशन की एंजियोप्लास्टी की, वो 90% है। 90% है, मगर ऐसा देखा गया कि 30 to 40% केसेस में ये रिकरेंट हो जाती है वापस से। फिर उसका वो उसी जगह पर क्या होने लगता है, हमें स्टेंट को चेंज करने पड़ जाता है, या फिर हमें फिर से ये परफॉर्म करने पड़ जाता है, दोबारा हो जाता है। उसके रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन एक है, देखो यही स्टेंट उसका सबसे बड़ा, इसकी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें हम उसके रीजन समझेंगे क्यों 30 to 40% केसेस में ये रिकरेंट कर जाती है चीज, वो हम समझेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि वो उसकी कॉम्प्लिकेशन ही हुई ना, कोई भी चीज दोबारा हो रही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको अभी एक चीज दिखा, यूट्यूब पर एक वीडियो बताता हूं, वो वीडियो मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन लेक्चर जैसे ही एंड होगा आप तुरंत फटाफट जाकर उस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो में ग्राफिकली तरीके से एंजियोप्लास्टी को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट इशू जाएगा। ये जो आप देख लो, नाम बता दे रहा हूं, इसमें ये नीचे वाली पढ़नी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस वाला लिखा हुआ है ना, ये वाली, एक सेकंड, ये आपको दिख रही है ना न्यूक्लियस वाली, इसको आपको देखना है। ये लिखा हुआ कॉर्नर, ये फिमोरल एक्सिस से आती है। इस वीडियो को देख लोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से ये करा जाती है। बाकी समझ तो सब आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक विजुअलाइजेशन के लिए वो बेस्ट रहेगा। अब क्या करते हैं, जो मैंने आपको समझाया बस वही लिखा हुआ है, मैं फटाफट स्पीड में पढ़ता जाऊंगा।
अब मैं टाइम नहीं लूंगा। क्या करते हैं, पहला बैलून कैथेटर होता है। इक्विपमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होगी, दो कैथेटर की जरूरत होती है। पहले कैथेटर से हम पता करते हैं, जिससे हम डाई को इंजेक्ट करते हैं, जिससे हम डाई इंजेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि भैया क्लॉट किस जगह पर है। और दूसरे कैथेटर में बैलून लगा होता है और उसके ऊपर स्टंट लगा होता है। तो क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत है, बैलून कैथेटर की जरूरत है ना, जो इक्विपमेंट है। पीसीआई हैव दी फॉलोइंग, क्या एक तो पहले आपको चाहिए स्टीरेबल गाइड वायर, जिसी को कैथेटर बोला जाता है, जो आपको क्या बताएगा, जिसकी टिप पर क्या लगा होता है, बैलून। प्रोसीड द बैलून इनटू द आर्टरी एंड परमिट्स नेविगेशन। ये पहला वायर हम डालते हैं जो हमको नेविगेशन बताता है कि हम वहां पहुंच गए, जिससे हम डाई इजेक्ट करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम एंजियोग्राफी बोलते थे। जब सेकंड वायर डाल देते हैं, उसमें लगा होता है बैलून, उसको बोलते हैं, और जब उसको करेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ये याद रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस बैलून को फुला देते हैं, इन्फ्लेशन द बैलून। उस बैलून को फुलाने से क्या हो रहा था, जो प्लेग था वो दूर दूर जा रहा था, कंप्रेस हो रहा था ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूट इरिथेमस प्लेग, यानी उसको हम निकालते नहीं है, उस प्लेग को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी एक गैप क्रिएट कर देते हैं। हमने जो एक गैप क्रिएट करा था ना यहाँ पर एक गैप बना देते हैं। हम इस प्लेग को निकालते नहीं है, बस इस गैप बना देते हैं, जिससे ब्लड इजिली निकल जाए। फिर क्या करते हैं, फिर उस बैलून के ऊपर क्या लगा होता है, एक डिवाइस लगा होता है। क्या लिखा था, बैलून कैथेटर आल्सो सर्व एज एन एडजस्टेबल डिवाइस। वो एडजस्टेबल डिवाइस क्या होता है, वो ही तो स्टंट होता है। ये लगा हुआ स्टंट लगा होता है, उस स्टंट को यहाँ फंसा देते हैं, वरना स्टंट नहीं फंसाएंगे तो बैलून पिचकाओगे तो फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा, मतलब क्या रहा, इसलिए स्टंट लगा देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, स्टंट लगाकर उसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, और बैलून को हटा लेते हैं। अब इसीलिए जब हमने रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ने का बोला था, इसलिए मैंने आपके कहा था कि इसमें हमें डाई इजेक्ट करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना, जिससे कि तो हम पता करेंगे कि वो है कहां पर। तो जिन लोगों को सोचो डाई से ही एलर्जी है, उनमें फिर दिक्कत है। तो अब ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे इंडिकेशंस हैं जहां पर हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अगर हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम नहीं करते। इसलिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आर्टरी का साइज 1.5 मिलीमीटर से छोटा है तो परफॉर्म नहीं करते। खुद दिमाग लगाओ, क्यों, सोचो, दो दो वायर एंटर होने हैं, वैल्यून एंटर होना, अगर 1.5 मिलीमीटर से छोटा है तो सारी चीजें एंटर कैसे होंगी, जगह ही कहाँ है। तो फिर कर जाते हैं। ठीक है, या फिर सपोज करो आर्टरी में प्रॉब्लम है तो, या कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी है तो नहीं कर सकते ना। अब डाई इजेक्ट करनी है, उसको डाई से प्रॉब्लम पता पड़े, उसको डाई से ही वो मर गया, या डाई से ही उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो नहीं करना पड़ेगा। या किसी की बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है तो नहीं करेंगे, है ना। ब्लड कोagulation की प्रॉब्लम है ना। अगर किसी को, ये जनरल है कि ये तो हर सर्जरी में, किसी को ब्लड कोagulation की प्रॉब्लम है, जैसे अभी जो पढ़ गया ना एंटीप्लेटलेट थेरेपी से, वो सब, या किसी को किडनी फेलियर है, डिसफंक्शन, ये सब में लिख के आओ कि अनीमिया है। ये जो लास्ट के ये पॉइंट है ना, ये लास्ट वाले, ये हर सर्जरी में आ सकते हैं, क्योंकि हर सर्जरी में ये बात, अगर किसी की किडनी फेलियर है तो हम नहीं करते सर्जरी। क्यों नहीं करते, क्योंकि हर सर्जरी के बाद बहुत सारे हमें ड्रग खिलाने पड़ जाते हैं, और ड्रग को फिल्टर कौन करेगा, किडनी। अब किडनी फिल्टर कर नहीं रही, सारे ड्रग ब्लड में होंगे, तो उससे इसको कॉम्प्लिकेशन होगी। या फिर उसके अंदर हैवी अनेमिया है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फीवर है, एक्टिव सिस्टम पूरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिदम है। तो इन केसेस में ऐसा नहीं कि करते नहीं, करते हैं, वेट करते हैं, पहले फीवर ठीक हो जाए, अनेमिया ठीक हो जाए तो करेंगे। इसलिए मैंने इनको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन बोला, मतलब इनमें करेंगे जरूर मगर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके। तो हमारा रिलेटिव इक्विपमेंट भी खत्म हो गया। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी लगाने के बाद, उससे पहले हम रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन से पहले जो मैंने अभी तक आपको जितना ये पूरा पढ़ाया, इंसीजर एंड प्रोसीजर, इसको मैं समझाना चाहता हूं। बस इसको सिर्फ मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं समझा पूरा चुका हूं। अब हमें प्रोसीजर लिख के आनी है। हम क्या करते हैं, जो मैं आपको बोलता गया हूं, बस वही आप जो भी पढ़ाया बस वही सब लिखा हुआ है। बिफोर बिगिनिंग एंजियोप्लास्टी, हेल्थ केयर क्या करेगा, ये तो बेसिक बात है, हर सर्जरी में लिख के आनी है कि प्रोफेशनल विल क्लीन एंड नम द एरिया, जहां से आपको उस जगह पर पर्टिकुलर क्या करना है, हमें वो आर्टरी तक पहुंचना है। ठीक है, वेयर द कैथेटर एंटर्स द बॉडी यूजुअली ग्रोइन बट समटाइम द रिस्ट। ऐसा क्यों बोला, देखो इसका समझो। हमारे पास डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी में तो पहुंच नहीं सकते, डायरेक्ट कैरोनरी आर्टरी में पहुंच नहीं, तो हमें बॉडी में कोई रास्ता तो चुनना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी सारी आर्टरी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है रेडियल आर्टरी जो कि हमारे रिस्ट में है, और दूसरा होता है फेमोरल आर्टरी जो कि हमारे ग्रोइन एरिया में है ना। तो वहां से हम जाते हैं, ये दोनों आर्टरी आखिरी, तो सारी आर्टरी आखिरी में एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती ही है। तो हम रास्ता या तो रेडियल आर्टरी से चुनते हैं या फेमोरल आर्टरी से। रेडियल है ना, जनरली जो मैक्सिमम होता है वो रेडियल आर्टरी होता है, और उससे थोड़ा कम फेमोरल आर्टरी होता है। दोनों में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो,
जब फेमोरल आर्टरी, जब हम कब कब चुनेंगे फेमोरल आर्टरी, पहली चीज तो हम जब चुनते हैं जब हमें लगता है कि उसको रेडियल आर्टरी से क्या हो रहा है, पेशेंट को पल्स नहीं आ रही है या पाल्पेबल प्रॉब्लम है, यानी रेडियल आर्टरी से हम एंटर नहीं कर सकते, तो फिर हम फेमोरल आर्टरी से जाते हैं इस वजह से। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि किसी को रेनल डिसीज हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, तो हम फेमोरल आर्टरी से जाना पसंद करते हैं। क्यों करेंगे सोचो, किडनी से और फेमोरल आर्टरी का क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि क्या होता है, जो फेमोरल आर्टरी से जब जाते हैं ना, तो रास्ते में किडनी की रेनल आर्टरी भी पड़ती है, रास्ते में रेनल आर्टरी भी हमें मिल जाती है। तो ऐसा काम है कि जिन लोगों की रेनल आर्टरी में भी क्लॉट बने होते हैं, उनको बोल देते हैं आप फेमोरल आर्टरी के थ्रू करवाओ आप ऑपरेशन। उससे क्या होगा कि हम रास्ते में हमारा रेनल आर्टरी भी पड़ेगी, हम उसको भी ठीक करते हुए चले जाएंगे, उसको भी करेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनमें रेनल आर्टरी की प्रॉब्लम है, जिनकी रेनल आर्टरी में भी क्लॉट बने हुए हैं, उनमें हमेशा फेमोरल आर्टरी से जाते हैं। क्यों? रास्ते में रेनल आर्टरी पड़ेगी। आप सोचो ना, ग्रोइन एरिया से जा रहे हो तो बीच में आपकी किडनी नहीं पड़ेगी क्या, रेनल आर्टरी नहीं मिलेगी, तो वहां पर बस। तो ये लोग कंफ्यूज, लोगों को नहीं पता होता। अब एक लाइन तो लिख देते हैं कि फेमोरल के जिन लोगों में किडनी